अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम टॉपिक है इंडिया एम्स एट, इसका आंसर आपको भी पीडीएफ में मिलेगा। इंडिया एम्स एट सेल्फ रिलायंस इन सोलर फिजिक्स स्पेस वेदर। दो शब्द हैं, सौर भौतिकी और अंतरिक्ष के मौसम के संदर्भ में अब हम खुद काम करने जा रहे हैं, यानी सोलर फिजिक्स और स्पेस वेदर के बारे में अब हम सारी जानकारी स्वयं इकट्ठा करने जा रहे हैं आदित्य L1 के माध्यम से। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे समझिए, पहले आप इसको पढ़िए, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। एक बार इसको आप देखिए, फिर मैं समझाता हूं। आप इसको देखिए। यानी हमने सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई है, कहां पर? लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, जहां पर आप सबको पता है क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण सूर्य और पृथ्वी का एक जैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर अस्थायी रूप से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है और इसी को यहां पर किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब ने कभी सोचा है कि सूरज हर दिन सुबह क्यों उगता है? बोलो भाई। और सबसे बड़ी बात है कि वह कभी थकता नहीं है। कभी इंडिया में रहता है, कभी अमेरिका चला जाता है। हर दिन वही सूरज, वही गर्मी और वही रोशनी। आप कहेंगे हां सर, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप सबसे एक प्रश्न है कि क्या आप सब ये जानते हैं कि यह सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, कभी कभी धरती को हिलाकर रख देता। आप कहेंगे हैं सर, धरती को हिलाना तो भूकंप का काम है, ये कैसे धरती को हिलाता? हां मेरे प्यारे बच्चों, जब सूरज गुस्सा होता है, यानी इसको गुस्सा भी आता है, तो स्पेस में एक बड़ा विस्फोट होता है। अभी गुस्सा कैसे आता है, उसी का अध्ययन आदित्य L1 करेगा। यानी सूरज को जब गुस्सा आता है तो स्पेस में एक बड़ा विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर, यानी सौर ज्वालाएं, या कोरोनल मास इजेक्शन, यानी CME, यानी सूर्य के गुस्से के बाद जो विस्फोट होता है उसका यह नाम है। और जैसे ही अब ये पृथ्वी को कैसे हिला डालता है उसको समझिएगा। जैसे ही यह विस्फोट पृथ्वी तक पहुंचता है तो क्या परिणाम होता है? हमारे मोबाइल नेटवर्क बंद हो सकते हैं। और जैसे हमारे मोबाइल नेटवर्क बंद हुए तो क्या हो जाएगा? हमारे मोबाइल नेटवर्क बंद हुए तो वैसे ही सब कुछ हिल जाएगा। दूसरा, इससे हवाई जहाजों की दिशा बदल सकती है, यहां तक कि सैटेलाइट भी बेकार हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई देश इस CME को, या सोलर फ्लेयर को, या सूर्य के गुस्से को, या सौर तूफानों को, उस गुस्से से होने वाले, पहले से पहचान ले तो वह अपनी बिजली, अपनी फौज, अपने सैटेलाइट सबको बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? आप कहेंगे हां। और यही काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों भारत का आदित्य L1 नामक सोलर ऑब्जर्वेटरी। मेरे प्यारे बच्चों, यह केवल एक उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? यह केवल एक उपग्रह नहीं है। यानी हम इसके बारे में पढ़ने, केवल एक उपग्रह नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, चिंतन कीजिए। यानी ये सब करता है, यानी ये भारत की आंख है, इंडिया की आई है ये। ठीक है ना? ये हमारी, सॉरी, ये हमारी आंख है, इंडिया की आई है, जो सूरज को लगातार देख रही है ताकि भविष्य में आने वाले हर सोलर तूफान का, सौर तूफानों का पता पहले से लगाया जा सके। यानी हम पहले सूरज की पूजा करते थे, अभी भी करते हैं,
और अब हम सूरज का अध्ययन कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, और यह है आत्मनिर्भर भारत का असली विजन, जिसमें हम सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से कि सूरज हमारे लिए भगवान भी है और चुनौती भी है। और अगर चुनौती है तो भारत कैसे इस चुनौती को विज्ञान के जरिए यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी के जरिए अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, भारत की आत्मनिर्भरता दो क्षेत्रों में, सोलर फिजिक्स में और स्पेस के वेदर में। और सोलर फिजिक्स को समझने में और स्पेस के वेदर को समझने में जो हमारा मुख्य हथियार है, जो भारत की आंख है, उस आंख का नाम है आदित्य L1। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप इसको समझ रहे हैं। अब आप जरा देखिए, ठीक है ना, आदित्य L1 के बारे में सारी जानकारी है, ठीक है, जिस पर हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हर एक पॉइंट इसका हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके, कहीं से भी कोई पॉइंट आपका जाने ना पाए। चले शुरू किया जाए बच्चों। और बताइए, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेक्चर में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएं मुझे। यानी आप सीख रहे हैं। अब इस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, सारी चीजें आप एंजॉय करिए उसको, ठीक है। तो सोलर फिजिक्स, यानी मैंने साफ कहा हम लोग सोलर फिजिक्स की बात कर रहे, सोलर फिजिक्स की बात कर रहे, यानी सौर भौतिकी की बात कर रहे हैं। सौर भौतिकी का मतलब क्या होता है? सोलर फिजिक्स का मतलब क्या है कि सूर्य का व्यवहार, सूर्य पर जो ऊर्जा है और जो उसके व्यवहार और ऊर्जा का प्रभाव है, उसका अध्ययन हम सोलर फिजिक्स में करते हैं। तो सोलर फिजिक्स और आदित्य L1 आपको याद रखना है, ठीक है ना, आदित्य L1। तो एक चीज तो ये हो गया। और जब हम सूर्य के प्रभावों को अंतरिक्ष और पृथ्वी पर समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं स्पेस वेदर, यानी अंतरिक्ष मौसम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पूरी चीज को जरा समझिए। सबसे पहले इसका हम पार्ट 1 आपको कराते हैं। पार्ट 1 क्या है? सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं है, सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं है, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। क्या है? शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। यानी सूर्य एक विशाल गैस का गोला है कि नहीं है बेटा? जिसमें कौन कौन सी गैस है? जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। इसका तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? जो ये तापमान, इस तापमान पर कौन सी घटना होती है? इस तापमान पर जितने भी एटम्स होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा, जो परमाणु होते हैं, नहीं पढ़ा तो बस पढ़ लीजिए, परमाणु होते हैं, ये आपस में टकरा करके और क्या करते हैं? टकरा कर ये ऊर्जा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? टकरा करके ये ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप पहले से पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम दो छोटे बल्ब आपस में जोड़ दें, ठीक है ना, दो छोटे बल्ब आपस में जोड़ दें तो एक बड़ी रोशनी निकलती है कि नहीं निकलती? एक बल्ब और एक बल्ब और तो कितनी रोशनी हो जाएगी। वैसे ही हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं? हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। यही ऊर्जा सूरज से निकलकर धरती पर आती है। यह सब आप लोगों ने बहुत बारी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है। तो यह चीज हो गई आपके सामने। अब आता है
यानी सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं, एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। ये आपको समझ में आ गया कैसे है। अब इसका पार्ट 2 पे आएंगे, जिससे एक एक चीज समझे, चूंकि प्रीलिम्स के लिए है भाग 2। भाग 2 है सोलर फ्लेयर्स, SF यानी सौर ज्वालाएं, और कोरोना विस्फोट, सूर्य के कोरोना का विस्फोट जिसे हम कहते हैं CME, अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा की। तो अब ये कैसे होता है ये भी आपको जानना चाहिए, चूंकि सोलर फ्लेयर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, भाई ये क्या है, ये फेनोमेना कैसे होती है, ये परिघटना कैसे होती है। तो अब इसको जरा समझिए इन दोनों को। कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी जो सूर्य महोदय हैं ये अपनी सतह से बहुत जोर से फट पड़ता है, इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर, जिसमें प्रकाश और ऊर्जा की बहुत तेज लहर निकलती है। और जब ये फटता है और फटने के साथ गैस प्लस चुंबकीय यानी मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा का बड़ा बादल अंतरिक्ष में फेंक देता है। जैसे कोई चीज फटती है तो आपने पिक्चर वगैरह देखिए, बम फटा तो कैसे एनर्जी बाहर की तरफ जा रही। तो जब ये फटता है और फटने के बाद गैस व चुंबकीय ऊर्जा का बड़ा बादल अंतरिक्ष में फेंकता है, तो उसी को कहते हैं CME यानी कोरोनल मास इफेक्शन। आप कहेंगे सर थोड़ा सा बाउंस जा रहा है, हम कहेंगे आइए जरा समझते हैं इसको। क्या आपने अपने घर में कभी भी चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर या लकड़ी के चूल्हे पर उबलते दूध को देखा है? एक बार बताइए मुझे। यानी भगोने में दूध रखा हुआ और वो उबल रहा तो आप देखे होंगे कि उबलते दूध में झाग जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं जाती है, और अगर आपने गैस समय पर बंद नहीं किया तो वो झाग बाहर की तरफ गिर जाती है। ठीक वैसे ही सूर्य के कोरोना से ऊर्जा बाहर फेंकी जाती है, वही होती है CME। आई होप आप इसको समझ गए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब आता है इसका भाग 3, यानी अगर आप ये समझ गए CME क्या है तो भाग 3 पे आते हैं। अब ये जो सौर तूफान आते हैं, इनका असर क्या होता है, ये ज्योग्राफी में मेंस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। भाग 3, तो जब यह CME पृथ्वी तक पहुंचती है तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से टकरा जाती है। ये जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसी से जब ये टकराती है, दो चीजें आपस में टकराई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, या CME यानी CME और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र टकरा गए यहां पर, और जैसे ये टकराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनसे बनता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी भू चुंबकीय तूफान, या जिसे हम कहेंगे चुंबकीय तूफान, ज्यादा सही वर्ड होगा। आप कहेंगे सर थोड़ा सा ये भी कम समझ में आएगा, हम कहेंगे पतंग उड़ाते हैं आप कभी, या आपने पतंग उड़ाते हुए किसी को देखा है? तो जैसे कोई पतंग हवा में उड़ती है और तेज हवा अगर चले तो पतंग को क्या कर देती है, आपका कमांड छुड़ा करके हवा के कमांड से वो पतंग संचालित होती है। यानी जैसे कोई तेज हवा पतंग को उसके मार्ग से डगमगा देती है, वैसे ही सौर तूफान उपग्रहों यानी सैटेलाइट और GPS सिस्टम को डगमगा देते हैं, हिला देते हैं। इससे क्या रिजल्ट होगा, मोबाइल नेटवर्क आपका गड़बड़ हो जाएगा, बिजली की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं जो वो फेल हो सकती हैं, अंतरिक्ष यात्री जो हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह में, उनको रेडिएशन का खतरा हो सकता है। ठीक है ना। और इसीलिए इन सब गतिविधियों को वैज्ञानिक कहते हैं स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष का मौसम, के अंतरिक्ष का भी एक मौसम अगर वो खराब हो गया तो नुकसान हो जाएगा। अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी चीजें ना हो, भारत सरकार ने आदित्य L1 मिशन, भारत का सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, यानी ये सूर्य का अध्ययन करेगा। तो आपको पता है प्रीलिम्स के लिए कि 2023 में से लॉन्च किया गया, भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सौर का अध्ययन करने वाला यह मिशन है, जो लगातार सूर्य का अवलोकन कर रहा है। अब यह मिशन कहां स्थित है, L1 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, आप यहां पर देखें। ठीक है,
क्लियर बेटा? L1, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1, L1, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये यहीं पर स्थित होता है, ठीक है ना। यानी कोई पूछे आदित्य L1 मिशन कहां है, तो ये आप देख सकते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1 पर है। ये एक ऐसी जगह होती जहां पर मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी प्लस सूर्य दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है, जिससे क्या होता है, उपग्रह एक ही जगह स्थिर रहकर सूर्य को देखता रहता है, टकटकी लगाए हुए, ठीक है ना। तो कभी ऐसा कोई प्रश्न है घूम घूम के देखता है तो आप कहेंगे नहीं वो स्थिर है, L1 पॉइंट यही होता है। तो L1 पॉइंट के बारे में कोई प्रश्न पूछे तो भी आप बता सकते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल और L1 को लेकर के कोई प्रश्न पूछ ले। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, L1 को कभी आप झूला झूले हैं, बताइएगा, झूला गांव वगैरह में भी जो, ठीक है ना, या शहर में झूला, तो आप देखोगे झूले का ये कॉर्नर हो गया सी, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि ये जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, इस कॉर्नर वाले एरिया पर झटका खूब लगता है, लेकिन जो बीच में होता है उसको झटका कम लगता है। ऐसा आपने महसूस किया? तो ये सेम वैसा ही, यानी L1 कि जैसे किसी झूले में आप बिल्कुल बीच में बैठे हो तो झूला स्थिर लगता है, वैसे ही L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के झूले के बीच का हिस्सा है, जहां आदित्य L1 स्थिर रहकर सूरज को लगातार देख रहा है, उसकी हर एक हरकत की स्टडी कर रहा है। अब जैसे ही हरकत स्टार्ट हुई वो हमें संदेश भेज देगा और फिर हम उसको उसका रेमेडी तैयार कर लेंगे। तो यही है आपका मिशन। इस मिशन में भारत ने 7 वैज्ञानिक उपकरण लगाए हैं जो सूर्य की ऊपरी परत यानी कोरोना की स्टडी करेंगे, दूसरा जो सोलर विंड यानी सौर हवाओं की स्टडी करेंगे, और तीसरा वहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, उनकी गति कैसे बन रही है, कैसे प्रभावित हो रही, उसका अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। पॉइंट इज क्लियर? तो बस यही आपको बताया गया है इस टॉपिक के अंतर्गत। और ऑब्वियस है स्पेस वेदर की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेस वेदर का महत्व भी आपसे पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो स्पेस वेदर का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, यानी आदित्य L1 स्पेस वेदर की स्टडी कर रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ बातें हम सीख गए, कुछ बातें आपको और रिदमिक अंदाज में बता देता हूं। आप सबसे पहले सोचिए, देखिए हर चीज में सोचना स्टार्ट कीजिए। सोचिए कि हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है, जो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी का सिग्नल है, इंटरनेट है, हवाई यातायात है, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, आईआरएनएस, जो भी है, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? आपका उत्तर आएगा सर सैटेलाइट पर। तो अब अगर एक बड़ा तूफान आ जाए, कौन सा? सौर तूफान, तो ये सभी सेवाएं प्रभावित होंगी कि नहीं? अरे भैया फ्लाइट जा रही एक्स, चली गई वाई, और उधर वाई से कोई फ्लाइट आ रही है, आपस में सब कोलैप्स हो गए, तो ये सभी सेवाएं प्रभावित हो सकती। इसीलिए भारत का लक्ष्य है कि वह स्वयं स्पेस वेदर फोरकास्ट यानी पृथ्वी के मौसम के लिए तो आईएमडी है, भारत का मौसम विज्ञान विभाग, लेकिन अब हमने अंतरिक्ष के मौसम के अध्ययन के लिए आदित्य L1 तैयार कर दिया, यानी जो सूर्य की गतिविधियों का पहले से अनुमान लगा सके, प्रेडिक्शन लगा सके। यानी जैसे मौसम विभाग हमें बताता है कि कल बारिश होने वाली है, 1 हफ्ते की चेतावनी, ताकि किसान हम सब लोग तैयारी कर सके, वैसे ही स्पेस वेदर डिपार्टमेंट भविष्य में बता सकेगा कि अगले हफ्ते सौर तूफान आएगा, ताकि हम सब उपग्रहों को उसके अकॉर्डिंग सुरक्षित मोड में रख सकें। मजा आ गया बच्चों? यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई। अब इसका अंतिम भाग की तरफ चढ़ते हैं, भाग 6। भारत की कौन कौन सी और वैज्ञानिक योजनाएं हैं, वो भी आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो वो है, एक नाम है NLST, याद रखिएगा, NLST यानी नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है। यानी ये भारत में बनने वाला सबसे बड़ा दूरबीन प्रोजेक्ट है जो सूर्य की सतह की सूक्ष्म गतिविधियों का अध्ययन करेगा। यानी हम सोलर के मौसम को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक बनाया नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हम बढ़ा रहे हैं, यानी निजी कंपनियां भी अब इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। किस क्षेत्र में? यानी वो
सोलर स्टॉर्म, जो भी सौर तूफान होते हैं उनके मॉडल्स कैसे होते हैं उन पर काम कर रही हैं। सॉफ्टवेयर वो ऐसे बना रही जिससे हम सोलर वेदर को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सके, अनुमान लगा सके, और डेटा को कैसे कलेक्ट कर सके उसके लिए डेटा इंस्ट्रूमेंट भी बना रही प्राइवेट कंपनियां। तीसरा, हम और क्या कर रहे हैं स्पेस में सूर्य के मौसम का अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग, हम यानी सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, आप देख सकते हैं। तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, यानी हम सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं। फिर इसके बाद चौथा, एरीस ARIES प्लस इसरो का कोलेबोरेशन भी हम कर रहे हैं। एरीस यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस और इसरो, ये दोनों मिल करके युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं स्पेस वेदर के संदर्भ में। यानी जो भी छात्र साइंस के हैं उनको प्रयोगशालाओं और रिसर्च मिशनों से जोड़ा जा रहा है, जो भी एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में हायर एजुकेशन ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं। और इसके बाद इसका एक और पार्ट तैयार होता है, भाग 7 इसका है, मानव संसाधन और भविष्य की दिशा। यानी हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स में कितने मानव हैं, यूथ हैं, और भविष्य की दिशा हमारी एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होगी। तो कहा जाता है कि भारत में अभी बहुत कम, यानी केवल लगभग 230 के आसपास युवा भारतीय वैज्ञानिक सोलर फिजिक्स पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत को अपना एक स्वदेशी स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मॉडल विकसित करना है। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसे नए कोर्स शुरू किए गए, यानी भारत इस पर काम कर रहा है। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम क्या करते थे, पहले दूसरे देशों से सैटेलाइट खरीदते थे, अब भारत अपना खुद का सैटेलाइट बना रहा है। वैसे ही भविष्य में भारत दूसरों से स्पेस वेदर डेटा, अमेरिका से स्पेस वेदर का डेटा नहीं मांगेगा, बल्कि खुद प्रदान करेगा, पैसे भी कमाएगा। तो इसी को कहा गया है आत्मनिर्भर भारत की दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। आत्म यानी अंतिम भाग होगा आत्मनिर्भर भारत। अब तो शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यानी भारत अब केवल डेटा कंज्यूमर नहीं है, बल्कि वो डेटा प्रोवाइडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी अब हम केवल डेटा सोलर वेदर का किसी से ले नहीं रहे, अब हम अपना सिस्टम बना के उसे देंगे भी। यह आत्मनिर्भरता नहीं तो क्या है। और यह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है, क्योंकि स्पेस वेदर जो है, वहां का जो डेटा है वो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और हमारे जितने भी तकनीकी सिस्टम है उनसे जुड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। तो ऐसे में सूर्य सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं बल्कि भारत के साइंटिफिक सेल्फ रिलायंट या वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का अगला लक्ष्य भी है। और भारत ने आदित्य L1 मिशन से यह सिद्ध कर दिया है कि अब वह सूर्य का अध्ययन करने वाला छात्र नहीं बल्कि शिक्षक बनने की दिशा में भी अग्रसर है, ठीक है। यानी आने वाले वर्षों में अंततः हम कह सकते हैं कि भारत अपने स्वदेशी अंतरिक्ष मौसम मॉडल, इंडिजीनियस स्पेस वेदर मॉडल के जरिए क्या करेगा, पूरी दुनिया को सोलर स्टॉर्म्स और तूफानों की चेतावनी देने में सक्षम होगा। और यहीं से हम 2047 के विकसित भारत बनने की नींव भी तैयार करेंगे। आई होप आप समझ गए हैं इस विषय को, ठीक है। क्लियर हो गया? सच सच बताना, एकदम 100% समझ में आ गया। प्रीलिम्स का कोई भी टॉपिक आएगा तो आप यहां से मिस ना ही करेंगे, और मेंस में आ गया तो भी आप उड़ा के रख देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों प्रीलिम्स का। ओपन एआई द्वारा एटस लॉन्च किए जाने के बाद एआई कंपनियां वेब ब्राउजरों पर बड़ा दांव क्यों लगा रही है, मैंने आपको प्रारंभ में ही करा दिया है बहुत अच्छे से कि भैया चैट जीपीटी एटलस आ गया है। हम गूगल पर पहले कोई चीज सर्च करते थे तो सर्च करने के बाद वह हमें बहुत सारी वेबसाइट, न्यूज़पेपर दे देता था, फिर हम एक एक को खोल करके अपने कंटेंट तक पहुंचते थे। अब आ गया है चैट जीपीटी का एटलस, जिसमें हम क्या करेंगे, यानी गूगल एक ब्राउजर के रूप में काम करता था, चैट जीपीटी एटलस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्राउजर के रूप में काम करेगा। यानी हम उससे जो पूछेंगे तो वो हमें लिंक नहीं देगा, वो हमें उसका आंसर देगा और उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें भी हमें देता चला जाएगा। तो सर्च की दुनिया में एक नई चीज आई है जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। दैट्स इट। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी भी खंड में प्रश्न आ जाता है, आप इसको कर लेंगे।
विस्तार के साथ अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका आंसर भी मिल जाएगा। प्रश्न आप देखिए, एआई आधारित वेब ब्राउजर पारंपरिक सर्च इंजन मॉडल को कैसे बदल रहे हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया इसके क्या सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभाव होंगे। इनका आंसर अभी आपको मिल जाएगा, तब तक आप झमाझम प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यूपीएससी की तैयारी, अगर आप प्रीलिम्स में परेशान हैं तो मेरा दो धारी तलवार चल रहा है। एक करंट अफेयर्स के थ्रू प्रीलिम्स को पकड़ना 7 महीनों में, दूसरा स्टैटिक के थ्रू प्रीलिम्स को पकड़ना, सीए यानी ट्रिपल सीए और उसके साथ सीसीपी। आप जरूर जुड़ें। बाकी यूपीएससी की तैयारी मेंटरशिप है या प्लेटिनम बैच है, डायमंड बैच है, एसे का बैच है, आप हमारे साथ जुड़ें। या आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शनल हमारे यहाँ होते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके यूपीएससी की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारा लर्निंग ऐप, आप हमारे साथ जुड़ें और यूपीएससी की तैयारी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ठीक 11:30 बजे या 2-4 मिनट आगे। एक चाय और थोड़ा सा नाश्ता कर लूं, उसके बाद हम लोग आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीलिम्स के सेशन में आज पहला सेगमेंट करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, अरे वो सॉरी, जो हमारा फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर। आइए 11:30 बजे एक शुरुआत करते हैं सीसीपी की। थैंक यू सो मच। जुनैद कह रहे हैं सर इससे लिखा दीजिए, आपकी हैंड राइटिंग छोटी छोटी दिखती नहीं। अच्छा, कल से मैं बड़ा लिख दूंगा हैंड राइटिंग। और दूसरी चीज है जुनैद बेटा, ₹99 में पीडीएफ मिलती है जिसमें पूरा कंटेंट डिटेल में रहता है। और जितना मैं ये तो मैं समझाता हूं, कंटेंट में बहुत डिटेलिंग रहती है। तो सो प्लीज आप सब लोग वो पीडीएफ जरूर हमारी वेबसाइट पर जाकर के, यानी हमारे लर्निंग ऐप पर जाकर के वो पत्रिका ले सकते हैं 99 में पूरे महीने का। सो प्लीज, ठीक है, यहां केवल समझने के लिए आइए और उसके बाद पीडीएफ से कंटेंट को पूरा कीजिए।